थर्मल पावर प्लांट, हिंदी में ऊष्मीय संयंत्र। ऊष्मीय संयंत्र क्या करता है? यह विद्युत का उत्पादन करता है। ऊष्मीय संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है। दहन का मतलब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन होता है, जैसे प्राकृतिक गैस मेथेन जीवाश्म ईंधन है। और जब जब इसे हम जलाते हैं तो इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर CO2 बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर H2O बनाता है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसे हम दहन अभिक्रिया बोलते हैं। और दहन अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा ऊर्जा से जल को गर्म किया जाता है और जल की वाष्प बनाते हैं। जल की वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन जनित्र में होता है और जनित्र विद्युत का उत्पादन करता है। तो ऊष्मीय संयंत्र में जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर टरबाइन गति करता है, मतलब टरबाइन घूमता है, तो इसकी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती। और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मीय संयंत्र की दक्षता 40% होती। ऊष्मीय संयंत्र ऊष्मा ऊर्जा का केवल 40% भाग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसका 60% भाग बेकार चला जाता है। यहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है। ऊष्मीय संयंत्र में लगभग 60% ऊर्जा बेकार चली जाती है, क्योंकि जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन गर्म हो जाता है और इस ऊष्मा ऊर्जा का कुछ भाग वातावरण में चला जाता है। इसका केवल 40% भाग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऊष्मीय संयंत्र के स्थान पर हम ईंधन सेल का उपयोग करते हैं और ईंधन सेल की दक्षता 70% होती है। इतनी दक्षता का मतलब क्या है? अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। केवल 30% ऊष्मा ऊर्जा की हानि होती, क्योंकि यह सेल ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऊष्मा ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है और अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। तो ईंधन सेल की दक्षता अधिक होती है। दोस्तों, ईंधन सेल को इस तरह से परिभाषित करते हैं। वह गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। यह दहन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है। यह दहन ऊर्जा को सीधे डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ईंधन सेल में सर्वाधिक H2 और O2 का उपयोग होता है। इसे H2O2 ईंधन सेल कहा जाता है। इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिखते हैं। हाइड्रोजन ईंधन होता है और यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को ईंधन सेल विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस रासायनिक समीकरण को इस तरह भी लिखा जाता है। ईंधन सेल में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती? ईंधन सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, और एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है।
जिसे KOH का विलयन भरा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाकर विलयन बनाते हैं। यह विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयनों के रूप में होता है, धन आयन और ऋण आयन के रूप में होता है। ऐसे पदार्थ जो जल में मिलाने पर आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लेपित सरंध्र कार्बन से बने होते हैं। कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, परंतु कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ग्रेफाइट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसे सरंध्र ग्रेफाइट बोला जाता है और इस पर प्लेटिनम की परत को चढ़ाया जाता है, मतलब इस पर प्लेटिनम धातु का लेप होता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। प्लेटिनम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। इस सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह से जुड़ जाती है। ऐसा होने पर हाइड्रोजन के बीच, दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का बंध कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो प्लेटिनम धातु के कारण हाइड्रोजन सक्रिय हो जाती, तुरंत बंध टूट जाता है और हाइड्रोजन के परमाणु अलग हो जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया सरलता से होती है। यहाँ पर बंध सरलता से क्यों टूट जाते हैं? H2 अणु का सतह पर अधिशोषण होता है, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु इस सतह के साथ, मतलब प्लेटिनम के साथ बंध बना लेते हैं। जबकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन एक बंध बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बंध बना लेता है। ऐसे में पुराना बंध टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, सरलता से टूट जाता है। तो यह हाइड्रोजन परमाणु अधिक क्रियाशील होते हैं। फलस्वरूप सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मेथेनॉल, एथेनॉल, इनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अधिक होता है। ये तीनों गैसीय ईंधन है और ये दोनों द्रव ईंधन है। ईंधन का दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होती है। यह ईंधन का ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकारक के रूप में शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं, वायु का उपयोग कर सकते हैं। वायु में 21% ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड अस्थायी होता है। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटकर जल बनाता है और ऑक्सीजन देता है। समीकरण को इस तरह से संतुलित करके लिखा जाता है। यह ऑक्सीजन ईंधन का दहन करती, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के अलावा नाइट्रिक अम्ल और ओजोन का उपयोग भी ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ये दोनों ऑक्सीजन देते हैं, जैसे ओजोन कमरे के ताप पर टूट जाती है और नवजात ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन का यह परमाणु अधिक क्रियाशील होता है, इसे नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है।
इसे सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के रूप में प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ओजोन के अपघटन से सक्रिय ऑक्सीजन बनती और यह ईंधन के संपर्क में आती है तो ईंधन से तुरंत क्रिया कर लेती। ग्रेफाइट के अलावा सिल्वर लेपित टेफ्लॉन का उपयोग भी इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। टेफ्लॉन बहुलक होता है। टेफ्लॉन सिल्वर लेपित होता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी यह प्लास्टिक होती है। सरंध्र पीवीसी पर प्लेटिनम का लेप चढ़ा होता है और इसका उपयोग भी इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, परंतु ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड का उपयोग अधिक होता है और ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग अधिक होता है। ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है और विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। यह डायग्राम ईंधन सेल को समझने के लिए बनाया जाता है। अलग अलग पुस्तक में डायग्राम अलग अलग हो सकता है। इसमें एक पात्र होता है। पात्र में सरंध्र ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम का आवरण चढ़ा होता है। प्लेटिनम की परत चढ़ी होती। इस ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा होता है। ग्रेफाइट में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इस ग्रेफाइट के अंदर आ जाता है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की सतह से टकराती। सतह पर प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम इसका अधिशोषण करता है और इसे परमाणुओं में तोड़ देता है और ये परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर 2H+ आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस छड़ में एकत्रित हो जाते हैं। विलयन में पोटेशियम का धन आयन और OH- आयन होता है। OH- आयन इस H+ आयन से क्रिया करते हैं और जल बनाते हैं। तो एनोड पर जल बनता है और यह जल यहां से बाहर निकलता है। यह जल वाष्प के रूप में होता है और यहां से सेल में उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकलती है, क्योंकि इस सेल में कुछ न कुछ ऊष्मा की तो हानि होती है। इन इलेक्ट्रॉन के कारण एनोड ऋणावेशित होता है। इसे हम बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। संयोजक तार के द्वारा एनोड और कैथोड को जोड़ देते हैं। बाह्य परिपथ से होकर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जाते हैं। इस ओर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के पास चले जाते हैं। तो यह ऑक्सीजन का परमाणु है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अष्टक पूरा करने के लिए प्रत्येक ऑक्सीजन का परमाणु इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यह ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण कर लेता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आते रहते हैं। इस ओर से हाइड्रोजन गैस और इस ओर से ऑक्सीजन
लगातार प्रवाहित की जाती, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आते रहते हैं। सभी ऑक्सीजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इस ऑक्सीजन पर 2 ऋण आवेश आ जाता है। इसे हम O-2 लिख देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इस विलयन में जल भी उपस्थित होता है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रोड पर जल बनता है, तो कुछ मात्रा में जल विलयन में आ जाता है। यह जल इस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। इन दोनों की अभिक्रिया होती है। जल के अणु में एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, तो इस पर ऋणावेश आ जाता है। यहाँ पर ध्यान देना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होता है। तो जब बंध टूटता है और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, तो इस ऑक्सीजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्वयं ऑक्सीजन का होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो इस पर एक ऋणावेश आ जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस पर एक धनावेश आ जाता है। इस ऑक्सीजन के ऋणायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। H+ इसके पास जाता है। H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करती है सहसंयोजक बंध बनाने में। -2 + 1 आवेश कितना हो जाता है? -1। इस ऑक्सीजन पर आवेश -1 हो जाता है, जिसे हम लिखते हैं OH-। तो ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करके OH- आयन बनाती, और ये OH- आयन इस इलेक्ट्रोड पर H+ के साथ क्रिया कर जल बनाते। इसे हम और सरल तरीके से समझ सकते हैं। हाइड्रोजन गैस OH- आयन के साथ क्रिया करती और जल बनाती। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जाते हैं। ऑक्सीजन गैस विलयन में उपस्थित जल के साथ क्रिया करती है और OH- आयन बनाती है, और इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और इसमें ग्रहण किए जाते हैं। OH- आयन इस ओर से आने वाले हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बनाता है, इलेक्ट्रॉन देता है। फिर इन इलेक्ट्रॉन को इस ओर से आने वाली ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जल के साथ क्रिया करती है, OH- आयन बनाती है। तो लगातार गैसें प्रवाहित करते रहते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, विद्युत उत्पन्न होती रहती है। यहाँ पर विलयन क्षार का होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार का विलयन होता है, और इसके स्थान पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्षारीय विलयन का उपयोग करते हैं, तो इनमें से कोई सा भी क्षार ले सकते हैं, और क्षार के उपयोग के कारण इसका एक और नाम है क्षारीय सेल। अब देखो, ईंधन सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होता है। यह OH- आयनों के साथ क्रिया करती और जल बनाती। अब हमें क्या करना है? इसको संतुलित करना है।
2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं, मतलब इसकी संख्या को हम डबल कर देते हैं। 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, इसकी संख्या को डबल कर देते हैं। 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, अभिक्रिया संतुलित है। इसे हम 2OH माइनस, इसे हम 2H2 लिख देते हैं। परंतु आवेश संतुलित नहीं है, आवेश को संतुलित करना होगा। एक OH माइनस पर एक ऋणावेश होता है, 2 OH माइनस पर कुल कितना ऋणावेश होगा? -2। हाइड्रोजन पर 0 आवेश है, तो इस ओर कुल आवेश -2 है। जल का अणु उदासीन होता है, इस पर 0 आवेश है। संतुलित समीकरण में दोनों साइड पर आवेश बराबर होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का एक ऋणावेश, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का दूसरा ऋणावेश, कुल ऋणावेश -2 हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और दिए गए इलेक्ट्रॉन को उत्पाद के साथ लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। कैथोड पर अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ। क्या बनाती है? OH माइनस आयन। 2 और 1। इस साइड पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और यहाँ पर 1 परमाणु है। इसके आगे हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया में 2 OH माइनस भाग लेते हैं, तो यहाँ पर बनते कितने? 2 OH माइनस। और इस ऑक्सीजन के आगे हम 1/2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इसमें 2 है, और जब आगे 1/2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 हो जाती है। हाइड्रोजन परमाणु संतुलित है, परंतु आवेश संतुलित नहीं है। इस ओर -2 आवेश है, इधर 0 0, इन दोनों का 0 आवेश, तो इधर कुल आवेश 0 है। तो ऐसा करते हैं, इस साइड पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को अभिकारक के साथ लिखा जाता है। इन दोनों को अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं, और हम लिखना चाहते हैं एक अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूरे सेल में होने वाली एक अभिक्रिया। तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ना होगा। अभिकारक के साथ अभिकारक को जोड़ना होगा, उत्पाद के साथ उत्पाद को जोड़ना होगा। तो जोड़ दो, परंतु ऐसा करने पर यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाता है, और जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। 2OH माइनस विपरीत दिशा में, तो कैंसिल हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। 2H2O और H2O, तो इन दोनों में से एक जल का अणु कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर एक जल का अणु रह जाता है, H2 हाफ O2। H2O का एक अणु जल के 2 अणुओं में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर जल का एक अणु रह जाता है। यह पूर्ण सेल अभिक्रिया है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया है, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आपने अपनी पुस्तक में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को देखा है, तो आप इसे 4 कर सकते हो। जब रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो नंबर को इस तरह से नहीं लिखते, मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिखते। नंबर पूर्णांक के रूप में होता है, पूरे पूरे अंकों के रूप में होता है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर 1 रह जाता है। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर 4 हो जाता है। यहाँ पर 4 हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो इस समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2s2 4OH माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4s2 और 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1 ऑक्सीजन। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रासायनिक समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हो 2s2 प्लस O2 2s2। चलो जाते जाते ईंधन सेल के लाभ भी देख लेते हैं। इसकी दक्षता 70% होती है जबकि ऊष्मीय संयंत्र की दक्षता 40% होती है। तो इसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। यह प्रदूषण मुक्त है। इसमें बनता क्या है? इसमें H2O बनता है और H2O से कोई प्रदूषण नहीं होता है। यह शांत होता है क्योंकि इसमें कोई मशीन नहीं होती, इसमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती, इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। इसमें तो केवल गैस से प्रवाहित की जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत का उत्पादन होता है। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत उत्पादन के लिए इस सेल का उपयोग किया गया और इस सेल में जल की वाष्प बनती। इस वाष्प को ठंडा करके अंतरिक्ष यात्रियों ने इसका उपयोग पीने के पानी के रूप में किया। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।